हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़पेपर एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 57 टॉपिक हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। देन हम जानेंगे प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड किससे संबंधित है। एक रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम के बारे में। एक स्पीसीज मिमे यूसेमिया स्लोनिका के बारे में जानेंगे और जानेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी चर्चा में क्यों रहे। माधव नेशनल पार्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसको जुरिसडिक्शंस ग्रांट करके आईसीसी को किसी भी सिचुएशन या केस को रेफर किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि यूएनएससी के द्वारा आईसीसी को इसमें जुरिसडिक्शन ग्रांट करके किसी भी सिचुएशन या केस को रेफर किया जा सकता है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका भारत मेंबर है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका भारत मेंबर नहीं है। तो इसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसेंटली रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत जो रशिया के द्वारा जो एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार किए गए यूक्रेन के अंतर्गत, तो उससे संबंधित जो एविडेंस थे वो जो पेंटागन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, उन्होंने उस एविडेंस को ब्लॉक किया आईसीसी को देने के लिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो ये एक ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, इसका अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1998 में रोम स्टैट्यूट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि इसका एक फाउंडिंग एंड गवर्निंग डॉक्यूमेंट था, और इसको जो फोर्स में आया वह 1 जुलाई 2002 से ये फोर्स में आया ये डॉक्यूमेंट। इसके साथ ही इसके ये एक तरीके के अगर हम इसके मैंडेट की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी वारंट को या किसी भी जो इंडिविजुअल जो चार्ज हैं और कोई ग्रेवेस्ट जो क्राइम है जिससे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से संबंधित है, जैसे कि कोई जिनोसाइड का केस है, वार क्राइम का केस है, जैसे कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन में जो एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं वह वॉर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो क्राइम अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी से संबंधित है या क्राइम अगेंस्ट जो अग्रेशन से संबंधित है, तो इस संबंध में वह इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह हैग नीदरलैंड में स्थित है। इसके जो मेंबर है 123 नेशंस इसके मेंबर हैं, जिन्होंने इसके जो रोम स्टैट्यूट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है जैसे कि यूएसए, चाइना, रसिया एंड इंडिया, तो वह इसकी पार्ट नहीं है। इसके अलावा इसकी जो फंडिंग होती है वह इसके जो स्टेट पार्टीज हैं उनके द्वारा इसको फंड किया जाता है, साथ ही साथ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया जाता है गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कॉरपोरेशंस और अदर एंटिटीज के द्वारा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें 18 जजेस हैं और इन 18 जजेस को अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट मेंबर कंट्रीज से, और इनका जो टेन्योर रहता है वह 9 ईयर का इनका टेन्योर रहता है। और इन्हीं 18 जजेस के बीच में से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और 2 वाइस प्रेसिडेंट इनके द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट और जो 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट को टू द आउटसाइड वर्ल्ड। साथ ही साथ इनकी अगर हम बात करें तो जो 18 जजेस होते हैं वे 3 डिवीजन में इनको डिवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 डिवीजन होती है, प्री ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन और अपील डिवीजन, और इन्हीं के बीच में 18 जजेस को डिवाइड किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक पद होता है ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर का, जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसको कोई रेफरल या कोई सब्सटैंटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है क्राइम से संबंधित, तो वह उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, और उस इन्फॉर्मेशन से संबंधित उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करके वह एक प्रोसिक्यूटर के रूप में उसको बिफोर द कोर्ट वह कंडक्ट करवा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रजिस्ट्री की, तो एक कोर फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्री ये है कि ये प्रोवाइड कराता है एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल सपोर्ट टू द जो चैम्बर है, साथ ही साथ जो ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर है उसको।
अगर हम बात करें इसके जो जुरिसडिक्शंस की कि वह ये किस किस केसों को सुन सकता है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक जुडिशियल ऑर्गन है, तो वह केवल स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वह उसको सुन सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत इसमें जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, वह अगर इंडिविजुअल के भी अगर प्रोसिक्यूशन होता है तो उससे संबंधित केस को भी सुन सकती है। लेकिन ये कुछ ही केस में सुन सकती है, क्योंकि इसके अंदर का जो रोम स्टैट्यूट्स है, अगर कोई कंट्री उसकी पार्टी है तो उससे संबंधित अगर कोई ऑफेंस होता है तो वह उन्हीं केसेस को इसके द्वारा सुना जा सकता है। इसके अलावा जहां पर ये क्राइम हो रहा है, वह जो कंट्री है वह इसकी पार्टी होनी चाहिए रोम स्टैट्यूट्स की। इसके अलावा जो इसमें जो एक्सरसाइज कर सकता है इसका जो जुरिसडिक्शंस, जो कि अगर उस नेशन का जो नेशनल कोर्ट है वह अपने जो फंक्शंस को एक तरीके से करने में असफल रहा है तो उससे संबंधित ये जुरिसडिक्शंस को उसमें एक्सरसाइज कर सकता है। इसके अलावा ये इसका जो जुरिसडिक्शंस है, जब ये फोर्स में आया 1 जुलाई 2002 से, तो उसके बाद के क्राइम्स को ही ये देख सकता है, उससे पहले के क्राइम्स को ये इसके अंतर्गत नहीं देखा जा सकता। अगर हम बात करें इसके रिलेशन विद यूएन के साथ में, तो ये एक पार्ट नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसके साथ इसका एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन है। इसके अंतर्गत ये एक तरीके से कोर्ट के जुरिसडिक्शंस के अंतर्गत, यानी कि अगर कोई ऐसा कोई केस होता है जो कि कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता, तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वह इसको जुरिसडिक्शंस इसको ग्रांट करके इसमें उस सिचुएशन या उस केस को इसको रेफर कर सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड है ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड है एक कार्बन स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर किया जाएगा, डेनमार्क के नॉर्थ सी में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके से ये पंप करेगा CO2 को इन द जो डिप्लीटेड जो रिजर्वायर है जो कि नेनी बेस्ट ऑयल फील्ड है डेनमार्क में, तो उसके अंतर्गत इसको CO2 को पंप किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड है एक तरीके का वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन प्रोजेक्ट है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो कार्बन स्टोर किया जाएगा वह डेनमार्क के नॉर्थ सी में किया जाएगा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही साथ इसमें जो CO2 को पंप करेगा और जो इन द डिप्लेटेड जो रिजर्वायर है नेनी बेस्ट ऑयल फील्ड जो कि डेनमार्क में स्थित है, तो उसके अंतर्गत ही इसको पंप किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंतर्गत स्टोर किया जाएगा। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड के बारे में। ये एक वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है कार्बन स्टोरेज करेगा डेनमार्क के नॉर्थ सी के अंतर्गत। और इसका जो उद्देश्य है कि एक तरीके से जो CO2 लगातार वातावरण में बढ़ती जा रही है तो उसको कैप्चर करके, जिसके अंतर्गत एक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक होती है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें कैप्चर करके उसको स्टोर कर दिया जाता है बीनीथ द ओशियंस या अंडरग्राउंड। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि जो भी वास्ट अमाउंट जो प्लांट के जो हीटिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो नॉर्थ सी फ्लोर है उसके नीचे इसको स्टोर किया कर दिया जाए। इसके अलावा जिससे कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं अपने जो इनके जो टारगेट्स हैं, क्लाइमेट टारगेट्स हैं, उसको वह आसानी से प्राप्त कर सके। और ये एक तरीके से जो नेनी बेस्ट ऑयल फील्ड है जो कि एक तरीके से डिप्लीटेड रिजर्वायर है डेनमार्क के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इसके अंतर्गत स्टोर किया जाएगा। और इसमें क्या यूज किया जाएगा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक का इसमें यूज किया जा रहा है, जिसके थ्रू इसमें जो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करके इसको अंडरग्राउंड इसको एक तरीके से स्टोर कर दिया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट पैनल जो पॉइंट्स है उसने एक तरीके से पॉइंट आउट किया है कि इसके अंतर्गत जो पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि वह एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है कि जो CO2 इमिशन से संबंधित जो इसको रिड्यूस करने से संबंधित जो गोल्स हैं उसको एक तरीके से ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके अंतर्गत। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड है एक फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाएगा नॉर्थ सी फ्लोर डेनमार्क के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्री के बारे में, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत ये आपकी जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंतर्गत, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन शामिल हैं और इसके साथ ही इसमें आइसलैंड और फिनलैंड भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जिसके अंतर्गत एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रिपोर्ट से संबंधित है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शंस ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रही, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IPCC, UNEP, WHO या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ये जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शंस है ये रिलीज की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन द सोडियम इंटेक रिडक्शंस, वह एक तरीके से दर्शा रही है कि जो वर्ल्ड है जिसने जो टारगेट रखा है WHO ने कि 2025 तक में 30% सोडियम इंटेक को रिड्यूस कर देगी, तो इस ग्लोबल टारगेट को अचीव करने में ये वर्ल्ड काफ़ी दूर है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ग्लोबल टारगेट को रखा गया है कि 2025 तक 30% जो सोडियम इंटेक है उसको रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा एक तरीके से कंट्री को इसमें इनकरेज किया जा रहा है कि वह एक एस्टैब्लिश करे सोडियम कंटेंट जो टारगेट्स हैं प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत, यानी कि जो प्रसंस्करण जो फूड होते हैं उसके अंतर्गत, और जो कि WHO की जो ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क जो उसने डिसाइड किए हैं उसकी लाइन पर एक तरीके से अपनी पॉलिसी बनाए। साथ ही साथ रिड्यूस करे साल्ट इंटेक को, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जो मेजर्स हैं कंट्रीज के अंतर्गत, जो कि एक तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसके आउटकम्स को उसके अंतर्गत बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग में, तो ओनली 5% जो WHO जो मेंबर स्टेट्स हैं वही एक तरीके से मैंडेटरी और जो कॉम्प्रहेंसिव जो सोडियम रिडक्शन जो पॉलिसीज हैं उनको ही फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो 73% जो WHO मेंबर हैं वह एक तरीके से इन पॉलिसीज को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं। इसमें से केवल 9 कंट्रीज हैं जो इसको एक तरीके से UN की जो हेल्थ बॉडी के अंतर्गत इनको फॉलो कर रही हैं। साथ ही साथ इसमें एक स्कोर कार्ड भी दिया जाता है जिसके अंतर्गत इस स्कोर कार्ड का मतलब यह होता है कि इनने स्टेट्स ने, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किया है और वे किस तरीके से उसमें जो सोडियम इंटेक है उसको रिड्यूस कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंतर्गत। तो इस स्कोर कार्ड के अंतर्गत एक 1 होता है जिसका मतलब होता है कि जो लोएस्ट लेवल है, यानी कि उन्होंने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसके अलावा 4 का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंतर्गत अपनी पॉलिसी के अंतर्गत अपने देश में इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये पाया गया कि जो 194 जो WHO जो मेंबर स्टेट हैं उसके अंतर्गत जो 56 जो मेंबर स्टेट हैं वे अभी जो स्कोर 1 पर ही अभी मौजूद हैं, यानी कि उन्होंने इन पॉलिसी से संबंधित कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अपनी कंट्री के अंतर्गत नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस जो सोडियम के बारे में, तो जो सोडियम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि एक तरीके से रिस्क बढ़ा देता है हार्ट डिसीज की, स्ट्रोक की और जो प्रीमेच्योर जो डेथ हो जाती है इसकी एक्सेस इसमें इनटेक करने से। इसके अलावा इसका जो मेन सोर्स है सोडियम का जो भी टेबल सॉल्ट होते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ एक तरीके से अदर कंटेंट में जैसे कि सोडियम ग्लूटामेट के थ्रू भी ये बॉडी के अंतर्गत पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया WHO की रिपोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को, जो कि एक तरीके से जो हमारी MSME है उनके लिए एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो आइडिया है कि इंप्रूव करना क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके माइंडसेट को चेंज करते हुए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर के रूप में उनको स्थापित करना है। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि गवर्नमेंट इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट कर रही है 90% ऑफ इसका इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट है उसकी जो हैंड होल्डिंग है और जो कंसल्टेंसी जो फीस लगेगी वह इसको 90% बियर करेगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको अभी MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और वह एक तरीके से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए MSME में एक तरीके का रोड मैप प्रोवाइड कराता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो माइंडसेट है मैन्युफैक्चरर्स का, उनको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में लाने के लिए, एक तरीके से उनकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कार्य करेगा। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा
इसमें जो 90% जो इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट है वह प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये अभी जो लॉन्च की गई है ये जो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, जो कि एक तरीके से रोड मैप प्रोवाइड कराती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, और ये एक तरीके से क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करेगी, और जो हमारे जो एमएसएमई के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के रूप में एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का इसका प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लीन मैन्युफैक्चरिंग की, तो एक तरीके से जो प्रोडक्शन है इसमें इस तरीके की प्रैक्टिस अपनाई जाती है कि जो भी जो वेस्ट होता है उसके अंतर्गत उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लीन प्रिंसिपल्स की, तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत इंक्लूड करती है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, जिसके अंतर्गत जो लीन थिंकर्स हैं यूज करते हैं कि इसमें इम्प्रूव किया जा सके प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और लीड टाइम को, और जो भी एलिमिनेट है, जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट किया जा सके थ्रू द जो काइजन है जापान की प्रिंसिपल ऑफ जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो जो जापान का जो काइजन प्रिंसिपल है उसके आधार पर इसमें जो वेस्ट होता है प्रोडक्शन के दौरान, तो उसको एलिमिनेट करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है, और इसमें एक 5 प्रिंसिपल्स इसके अंतर्गत अपनाए जाते हैं। इसमें जो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें डिफाइन द वैल्यू, यानी कि वैल्यू को सबसे पहले डिफाइन किया जाए, और इसमें जो वैल्यू है वे डिफाइन की जाए पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर के हिसाब से, यानी कि इसमें कस्टमर उसके अंतर्गत प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या चाहता है और वह उसकी कितनी वैल्यू पे करने के लिए तैयार है। तो इसके जो वैल्यू है वह फर्स्ट स्टेज पर ही इसको डिफाइन किया जाता है। सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है कि जो वैल्यू स्ट्रीम है उसको एक तरीके से उसकी पूरी तरीके से मैपिंग कर ली जाती है, और इसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का इसके अंतर्गत पूरी तरीके से क्रम तैयार कर लिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी वेस्ट या जो इनएफिशिएंसी वाली इसके अंतर्गत उसकी पहचान की जाती है और उसको दूर करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेज पर इसमें फ्लो है उसका पूरी तरीके से क्रिएट किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक स्मूथ और अनइंटरप्टेड जो फ्लो है उसको बनाया जाता है, और इसके अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन आता है तो उसको इसके अंतर्गत दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिर इसके बाद एक तरीके से जो पुल है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो कस्टमर क्या चाहता है उसके आधार पर ही प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जिससे कि जो इन्वेंट्री है या कोई जो वेस्ट है उसको इसके अंतर्गत रिड्यूस किया जा सके। फिर इसके अंतर्गत जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें लगातार उसमें परफेक्शन लाने का अंतिम स्टेज पर लगातार प्रयास किया जाता है। तो ये जो 5 जो प्रिंसिपल्स है, ये जो काइजन प्रिंसिपल के आधार पर एक तरीके से जो वेस्ट है जो भी प्रोडक्ट के अंतर्गत उसको दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है, और जो इनएफिशिएंसी है उसको एक तरीके से एफिशिएंट वे में उसको कन्वर्ट करने का इसमें प्रयास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो काइजन है एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, यानी कि गुड फॉर द चेंज। साथ ही साथ इसके अंदर का जो गोल है कि वह प्रोवाइड कराता है कस्टमर को कि वह एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और जो सर्विसेज इसके अंदर का तैयार कर सके, साथ ही साथ इसको जब नीडेड हो और जब उसकी क्वांटिटी इसके अंदर का जरूरत हो तभी उसको एक तरीके से प्रोडक्ट बनाए। साथ ही साथ जो की पॉइंट है अगर स्कीम के अगर हम बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस लीन जर्नी के अंतर्गत एमएसएमई इसमें जो रिड्यूस है वेस्टेज को उसको इस तरीके से सब्सटेंशियली रूप से कम कर सकेगी और इंक्रीज कर सकेगी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इसके अंतर्गत इंप्रूव किया जा सकेगा, जिससे कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इसके अंतर्गत बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इस स्कीम के अंतर्गत जो एमएसएमई है इम्प्लीमेंट करेगी लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को, जिसके अंतर्गत जो 5S हैं या काइजन है, जो कैनवेन है, विजुअल वर्क प्लेस जैसे कि पोका योका, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि जैपनीज के जो कि पूरे वर्ल्ड में एक बेहतरीन प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, तो उनको इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि जो 90% जो इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट है, हैंड होल्डिंग और जो कंसल्टेंसी जो फीस होगी तो वह इसके द्वारा बियर की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इसमें जो एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा 5% फॉर द एमएसएमईज के लिए, जो कि पार्ट है स्फूर्ति क्लस्टर्स का। साथ ही साथ ओन किए जा रहे हैं वुमेन, SC STs, तो उनको और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो उनको एडिशनल 5% बेनिफिट और दिया जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन किया जाएगा 5% ऑफ द एमएसएमई में, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू द कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एट द कंप्लीटिंग इसके अंतर्गत जो ऑल लेवल्स पर होते हैं तो उनको भी 5% एडिशनल इसके अंतर्गत बेनिफिट दिया जाएगा। इसके साथ ही हम एमएसएमई से संबंधित कोई दूसरी स्कीम जो चल रही है इंडिया के अंतर्गत उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें है सबसे पहले स्फूर्ति। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा इनॉग्रेट किया था
50 आर्टिसन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स को, जो कि 18 स्टेट के अंतर्गत इनको लॉन्च किया गया था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है इम्प्लीमेंट करती है स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये जो स्कीम बनाई गई थी वह 2005 से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि प्रमोट करता है एक क्लस्टर डेवलपमेंट को। साथ ही साथ इसकी जो नोडल एजेंसी है वह खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन है, यानी कि केबीआईसी, जो कि एक तरीके से प्रमोट करता है क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर द खादी एज वेल एज जो ब्लेज की जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए। और इसके अंतर्गत जो दो तरीके के क्लस्टर्स होते हैं, एक यानी कि रेगुलर, जिसके अंतर्गत जो रेगुलर क्लस्टर के अंतर्गत 500 आर्टिसंस होते हैं और इनको गवर्नमेंट जो असिस्टेंस दिया जाता है वह 2.5 करोड़ का दिया जाता है। इसके अलावा इसमें मेजर क्लस्टर्स दूसरे टाइप का होता है, जिसमें अगर 500 आर्टिसंस से अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस जो दिया जाता है वह 5 करोड़ का इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा इस एमएसएमई से संबंधित ही एक और दूसरी स्कीम है रैंप स्कीम, यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये जो स्कीम है जो रिकमेंडेशन दी गई थी यूके सिन्हा कमेटी और केबी कामत कमेटी और जो पीएम की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल होती है उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसी की लाइन पर इस स्कीम को तैयार किया गया है। और जो यूके सिन्हा जो कमेटी थी वह एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक एक्सपर्ट कमेटी ऑन द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस पर इनको एक तरीके से गठित किया गया था 2019 में, और जिसने कई सारी रिकमेंडेशन एमएसएमई से संबंधित दी थी। तो आपसे पूछा जाए कि यूके सिन्हा कमेटी किससे संबंधित है, तो ये एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। इसके अलावा ये जो स्कीम है रैंप स्कीम, इसको अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इन द यूनियन बजट 2022-23 के दौरान। इसके अलावा जो रैंप स्कीम है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें सहायता दे रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें सहायता ली जा रही है और ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसमें जो बैरियर्स जो कोरोना वायरस डिसीज से संबंधित जो रेजिलियंस और रिकवरी इंटरवेंशन चल रहे हैं एमएसएमईज के लिए, तो उसका भी इसके अंतर्गत सहयोग लिया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है कि एक तरीके से इनकी जो मार्केट और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, इन इंस्टीट्यूशंस को, इनके गवर्नेंस को सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर, साथ ही साथ इम्प्रूव किया जाए सेंट्रल स्टेट जो लिंकेज एंड पार्टनरशिप को, और एड्रेस किया जाए इशू ऑफ जो डिलेड पेमेंट होते हैं एमएसएमईज को, तो उनके लिए एक तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फंडिंग की, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें असिस्टेंस दिया जा रहा है, जिसमें से पूरा अगर हम इसकी फंड की बात करें तो 6062 इसके अंतर्गत करोड़ का एक फाइनेंस है, जिसमें से लगभग 3750 करोड़ वर्ल्ड बैंक के द्वारा और रिमेनिंग जो होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई से संबंधित एस्पायर स्कीम भी है, जिसका फुल नेम है आ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि लॉन्च की गई थी 2015 में। और एक तरीके से इसका जो नेटवर्क है टेक्नोलॉजी सेंटर्स का उसके अंतर्गत सेटअप किया जाना और जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं और एक्सलेट करना एंटरप्रेन्योरशिप और जो स्टार्टअप्स हैं उसको इसके अंतर्गत प्रमोट करना इसका एक लक्ष्य है। तो ध्यान रखिएगा जो एस्पायर स्कीम है वह भी एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। इसके अलावा जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट एक स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। और इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रमोट करना प्रोडक्शन मैकेनिज्म को, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है वह एक तरीके से एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट ना करे, तो इस तरीके से उसका प्रोडक्शन इसके अंतर्गत इम्प्रूव करना। तो ये सारी स्कीम हमने देखी एमएसएमई सेक्टर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्पीसीज यानी कि मिमे यूसेमिया सिलोनिका से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मिमे यूसेमिया सिलोनिका है एक मॉथ स्पीसीज है जो कि बिलोंगिंग करती है सब फैमिली ऑफ एग्रेस्टेनी एंड जो फैमिली है नोकीट्यूडी, तो उस फैमिली से ये आती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको लास्ट टाइम पे 127 ईयर एगो जो ट्रिंकोमेली है श्रीलंका का 1893 में इसको देखा गया था। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो मिमे यूसेमिया सिलोनिका है एक मॉथ स्पीसीज है जो कि बिलोंगिंग है सब फैमिली ऑफ एग्रेस्टेनी और जो फैमिली एक नोकीट्यूडी के फैमिली से ये आती है, जो कि अभी साइट की गई है तमिलनाडु के एक टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसको लास्ट टाइम जब इसको साइट किया गया था 127 साल पहले ये देखी गई थी त्रिंकोमेली इन श्रीलंका 1893 के अंतर्गत। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। एक कलक्कड़
मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। तो रिसेंटली 2 रिसर्चर्स के द्वारा तमिलनाडु के स्पॉट किया एक रेयर मॉथ स्पीसीज को जिसका नाम है मिमेयूसेमिया स्लोनिका। और ये जो फर्स्ट टाइम इसको इंडिया के अंतर्गत बफर जोन कलक्कर जो मुंडुनथरई जो टाइगर रिजर्व है उसके अंतर्गत इसको देखा गया। ये जो स्लोनिका जो मॉथ स्पीसीज है ये बिलोंगिंग है सब फैमिली ऑफ एग्रेस्टेनी और जो फैमिली नॉक्टियोडी के अंतर्गत ये आती है। और लास्ट टाइम इसको कहाँ देखा गया था? श्रीलंका के त्रिंकोमेली में देखा गया था 127 साल पहले। और इसको फर्स्ट इलस्ट्रेट किया गया था जो वहाँ के इंग्लिश एंटोमोलॉजिस्ट थे जॉर्ज हाइमसन्स के द्वारा इसको 1893 में एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कलक्कर जो मुंडन थुरई जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में, तो ये जो तिरुनेलवेली है और जो कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का उसके अंतर्गत ये पाया जाता है, यानी कि ये सिचुएटेड है। इसके अलावा जो कलक्कर जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इस्टेब्लिश की गई थी 1976 में। और प्राइमरली इसका जो कंजर्वेशन था करना था इसका लॉयन टेल जो मैकाओ जो यहाँ पाया जाता है उसके कंजर्वेशन के लिए इसको एक तरीके से सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा जो मुंडन थुरई जो टाइगर रिजर्व है एक तरीके से टाइगर जो सेंचुरी है डिक्लेयर की गई थी नेशंस का फर्स्ट टाइगर सेंचुरी ड्यूरिंग द 1962 के दौरान। अगर हम इसके वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है फ्रॉम द ड्राई थ्रोन फॉरेस्ट टू द ड्राई डेसियर्स तक यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर वेजिटेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो रिवर जो थम्बी बिरानी है वह यहाँ से फ्लो करती है और 13 अदर रिवर भी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं इस कलक्कर मुंडन थरई टाइगर रिजर्व से। इसके अलावा ये जो KMTR है एक तरीके से पॉपुलरली इसको रिवर सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि रिवर सेंचुरी के नाम से किस टाइगर रिजर्व को जाना जाता है तो उसका नाम है कलक्कर मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो सेंचुरी है ये पार्ट बनाती है अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी। इसके अलावा अगर हम इसके फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पर जो टाइगर्स और जो फॉरेस्ट इसके अंतर्गत जो सांबर स्पॉटेड डियर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लियोपर्ड हैं, वाइल्ड डॉग्स हैं वे यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज और रेप्टाइल्स भी यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा तमिलनाडु के अंतर्गत 4 इसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व हैं जिसमें अनादर जो 3 हैं वह है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत आता है। तो ये 4 जो टाइगर रिजर्व हैं वे तमिलनाडु में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एक मॉथ स्पीसीज से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा से संबंधित जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है डेप्यूटी स्पीकर का ये ओरिजिनेट हुआ था 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वे डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है उस हाउस के। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये प्रिसाइड करता है ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जब जो स्पीकर है वह उस समय एब्सेंट होता है उस सिटिंग के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जो डेप्यूटी स्पीकर है ये ओरिजिनेट हुआ था 1921 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो डेप्यूटी स्पीकर है वह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस के, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा जो जॉइंट सिटिंग है अगर उसमें स्पीकर अगर एब्सेंट होता है तो वह उसके अलावा इसके अंतर्गत जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करता है वह किया जाता है डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वह एक तरीके से नॉन इलेक्शंस जो इसका होता है पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर्स का वह एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये उसको मान रहे हैं, तो इस कारण से ये अभी चर्चा में रहा। और अगर हम बात करें जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे 1919 में, तो उसके बिहाफ पर ही 1921 में जो स्पीकर हैं साथ ही साथ जो डेप्यूटी स्पीकर हैं इसका जो इंस्टीट्यूशन है ये ओरिजिनेट हुआ था। इसके अलावा 1921 में जो फेडरिक जो बिट्सेंट जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वे अपॉइंट किए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर के रूप में। और इसके अलावा जो फर्स्ट जो डेप्यूटी स्पीकर थे वे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो फेडरिक जो बेटनेंट थे वे फर्स्ट स्पीकर थे इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत। और इसके अलावा एट द टाइम जो स्पीकर हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं इनको प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट उस समय कहा जाता था, जो कि 1947 तक चलता रहा। तो इन्हें 1947 तक इनको प्रेसिडेंट या डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में इनको जाना जाता था।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो डेप्यूटी स्पीकर होता है ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है स्पीकर के, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस के, यानी कि ये स्पीकर के अंडर में काम नहीं करता। और इसके अलावा ये प्रिसाइड करता है ओवर द जॉइंट सिटिंग। अगर बोथ पार्लियामेंट की जब दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होता है, तो जॉइंट सिटिंग की जो प्रिसाइड करता है वह स्पीकर करता है, और अगर उसमें स्पीकर मौजूद नहीं है, वह एब्सेंट है, तो उसकी जो प्रिसाइडिंग करता है वह डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जब स्पीकर किसी भी हाउस की जो प्रिसाइडिंग कर रहा होता है तो उस समय जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वह ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में ही हाउस में बैठता है, और वह किसी भी सब्जेक्ट पर बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत, साथ ही साथ वोट करता है। एनी क्वेश्चन अगर बिफोर द हाउस आता है तो उस पर वह वोट भी उसके अंतर्गत कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माधव नेशनल पार्क से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो माधव नेशनल पार्क है एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि लोकेटेड है इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सांख्य सागर लेक है सिचुएटेड है नियर द माधव नेशनल पार्क में, जो कि एक मैन मेड रिजर्वायर है, बिल्ड किया गया था अक्रॉस द सांख्य रिवर के अराउंड में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये पार्ट है लोअर विंध्यन हिल्स का। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो माधव नेशनल पार्क है एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि लोकेटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सांख्य सागर लेक है ये जो माधव नेशनल पार्क के पास ये स्थित है, जो कि एक मैन मेड रिजर्वायर है और जो कि बिल्ड की गई है सांख्य रिवर के अराउंड में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये पार्ट है अपर विंध्यन हिल्स का, ना कि लोअर विंध्यन हिल्स का, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 टाइगर्स को फ्रॉम द जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसमें से स्पेशली इनको क्रिएट किया जाएगा, एक सॉफ्ट रिलीज की जाएगी माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें माधव नेशनल पार्क की, तो जो माधव नेशनल पार्क है एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि लोकेटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इसके अलावा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1959 में शिवपुरी नेशनल पार्क, और इसको बाद में एक रीनेम कर दिया गया माधव नेशनल पार्क, और इसको जो कि हॉनर देता है माधवराज जो सिंधिया थे उनके लिए, एक तरीके से जो फॉर्मर रूलर थे ग्वालियर के, तो उनके नाम पर इसको रखा गया था। इसके अलावा जो पार्क है वह कवर करता है एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 375 स्क्वायर किलोमीटर को, जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है वहाँ की जो रॉकी हिल्स जो टेरेन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉकी है। इसके अलावा जो लोकेटेड है यहाँ के जो इको रीजन जो कथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वह यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, और जो ये एक तरीके से पार्ट है अपर विंध्यन हिल्स का। साथ ही साथ ये होम है वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जैसे कि टाइगर, लियोपर्ड, स्लॉथ बियर्स, हाइनास, और जो इंडियन ग्रिजल्स हैं, और जो चिंकारास हैं, ब्लैक बक हैं, और जो सांबर डियर्स हैं, लंगूर्स हैं, वह यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बर्ड वॉचर्स के लिए एक तरीके से पैराडाइज है, यानी कि बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पर 200 स्पीसीज यहाँ पर बर्ड की यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक सांख्य सागर लेक है जो कि एक मैन मेड लेक है, जो कि सांख्य रिवर के अक्रॉस में ये बनाई गई है। तो अगर हम इसकी मैप पर लोकेशन देखें तो ये इसका जो आपका यहाँ पर माधव नेशनल पार्क आपको यहाँ पर जो विंध्यन रेंज के अपर विंध्यन रेंज में ये आपको देखने को मिलता है, और ये पूरे मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया माधव नेशनल पार्क से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।